Assalamu alaikum everyone, this is Usfa Sultan and the topic of discussion is Chelsea's theorem. So the statement of the theorem is most general motion of a body is translation plus a rotation about a body. किसी भी बॉडी की जो मोस्ट जनरल रोटेशन है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन है। दोनों को अगर आप ऐड करें तो मोस्ट जनरल रोटेशन बनती है। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो हम जो है वो सारा जो इसका प्रूफ है वो ऑलमोस्ट ज़बानी हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हम जो है वो एक बॉडी अगर कंसीडर करें कि ये हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है और हम इसमें 3 पॉइंट ले लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए पड़ा हुआ है, ये कोई पॉइंट बी पड़ा हुआ है, ये कोई पॉइंट सी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो नाम इधर उधर जैसे मर्जी कर लें। हमने कहा कि ये बॉडी मूव करेगी, मूव करके अपनी ये इसकी इनिशियल पोजीशंस है और मूव करके ये बॉडी जो है वो यहाँ से मूव करके फ़र्ज़ करें ये यहाँ आ गई है। अब अगर ये बॉडी मूव की है तो ज़ाहिर है जब ये खुद मूव की है तो इसकी सारी के सारे पार्टिकल इसके साथ ही मूव करते हैं। जब इसने मूव किया है तो ये जो ए पॉइंट था अब ये यहाँ आ गया हुआ है, तो लेट ये A1 पॉइंट हो गया। ये जो बी था ये यहाँ से यहाँ आ गया है, हम इसको नाम दे देते हैं कि ये B2 पोजीशन पे आ गया है। और जो सी है वो यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो इसको हम नाम दे देते हैं कि सी प्राइम है। अब ए बी सी, हमने ये कहा कि हमारे पास ये मूव कर रहे हैं पॉइंट ए बी सी हैं, हमने इसको मूवमेंट कराई है। मूवमेंट के बाद इन्होंने अगली पोजीशन ले ली है, तो हमने चूँकि अभी इसको लीनियरली मूव कराया है, यानी बॉडी पूरी की पूरी अपनी जगह से मूव होके किसी नई पोजीशन पे चली गई है, तो वो अब आपके पास हो गई है ट्रांसलेशन। लेकिन अभी हमारे पास जो सी है, हमने कहा सी ने एक पोजीशन ले ली हुई है सी प्राइम वाली। अगर हम इस सी प्राइम को फिक्स्ड रख के इस बॉडी को थोड़ा सा रोटेट कर दें, रोटेट करें तो ये बॉडी आपके पास फ़र्ज़ करें ऐसे हो जाती है। एक ख़ास एंगल पे इसने रोटेट करना है, ऐसे आ गई। सी अपनी जगह पे है, ये जो बी है ये रोटेट करने के बाद यहाँ आ गया, बी प्राइम हो गया, और ए रोटेट करने के बाद यहाँ आके ए प्राइम हो गया। तो अब हमारे पास फाइनली हुआ क्या है कि जो ए है वो ए प्राइम पे पहुँच गया है और जो बी है वो बी प्राइम पे पहुँचा हुआ है और सी अपनी जगह पे सी प्राइम पे है। हमें ये पता है आइलर्स थ्योरम से कि जब भी रोटेशन होती है, जो एक पॉइंट होता है जिसके गिर्द रोटेशन होती है या जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, वो पॉइंट फिक्स्ड होता है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो सी प्राइम अपनी जगह पे रहेगा। सिमिलरली आप जो है वो ट्रांसलेशन से हमें ये पता है, ट्रांसलेशन ओरिएंटेशन को कोई इशू नहीं होता, ट्रांसलेशन से ओरिएंटेशन सेम रहती है। और जो रोटेशन है उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट जिसके गिर्द रोटेशन होती है वो पॉइंट कहीं नहीं जाता, वो पॉइंट सेम रहता है। तो हमने ए बी सी इनिशियल पोजीशंस ली थी और अब हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम जो है वो पोजीशंस बन गई हुई हैं। अब ये वाली जो आपने न्यू पोजीशंस गेन की हैं ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ये फाइनल पोजीशंस कहलाएंगी। और हमारे पास जो बॉडी है अब उसने पहले ट्रांसलेशन की है फिर रोटेशन किया है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बॉडी की मोशन है उसमें ट्रांसलेशन भी हो गई और रोटेशन भी हो गई। तो इसी को जो है अगर हम लिख दें, यही आपका जो थ्योरम था वो आपने प्रूव कर लिया हुआ है। ठीक है। सो हमारे पास इनिशियल पोजीशंस में ए बी सी थे, हमने उठा के उनको पहले ट्रांसलेट करवाया, उसके बाद हमने उसको रोटेट कर दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो आती है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब रोटेशन होगी, क्योंकि जब रोटेशन होती है तो आपकी बॉडी जो है वो रोटेट करती है। रोटेट करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि जब वो रोटेट करना है ना उसने तो किसी ख़ास एंगल्स, अब यहाँ पर भी जब रोटेशन हुई है तो ये एक ख़ास एंगल पे सारी की सारी बॉडी टिल्ट हो गई और सारे पॉइंट एक ख़ास एंगल से मूव किए। वो जो इनके दरमियान में एंगल बनना है वो एंगल हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके हिसाब से वो आपने ज़ाहिर है पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है।
अब ये जो इसका रेट ऑफ चेंज है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी थी, उसने जो है वो रोटेट किया है, डेल थीटा उसकी डिस्प्लेसमेंट है जो उसने वो कवर की है बॉडी में। डेल थीटा मैंने इसको इसलिए लिया है वेयर थीटा इज द एंगल, सो उसके हिसाब से अगर हम रोटेशन ले लें तो वो हमने कहा जी एक रोटेशन है जी डेल थीटा। डेल थीटा उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब आप इसका रेट ऑफ चेंज लेना चाहते हैं हम। अब डेल थीटा उसने कवर किया है इन टाइम डेल टी टाइम में डेल थीटा डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दें डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। वो टाइम जब आपके पास टाइम, ये जो टाइम पीरियड है ये इतना छोटा हो जाएगा कि ये ज़ीरो को अप्रोच करे, तो आपके पास ये बन क्या जाएगा, डेल थीटा ओवर डेल टी आपने लगाया। हमें पता है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है डी थीटा ओवर डी टी बन गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप लिख सकते हैं थीटा डॉट, ये आपके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से। थीटा डॉट है चूंकि एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन भी वेक्टर की मैटर करती है, तो हम इसको यूं लिख देते हैं थीटा डॉट ई यूनिट वेक्टर। ई कोई भी आपके पास यूनिट वेक्टर है। अब अगर आपने एंगुलर एक्सेलरेशन लेनी हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। हम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, सो दिस इज डी थीटा डॉट ओवर डी टी। ई यूनिट वेक्टर एज इट इज रहेगा, डी ओमेगा ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू डी ओवर डी थीटा ओवर डी टी, जो कि आपके पास होना है डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। और ये आपके पास होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको मोस्टली अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर होती है ये भी, इसके साथ भी जो यूनिट वेक्टर है वो आप ई यूनिट वेक्टर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो डी स्क्वायर थीटा यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी आपके पास बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है, और हम देखते हैं कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। अब ज़ाहिर है जो लीनियर वेलोसिटी है तो वो भी वेलोसिटी, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी वेलोसिटी। दोनों में फ़र्क ज़रूर है, पर दोनों आपस में हैं तो वेलोसिटीज़ ही, तो दोनों रिलेटेड भी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं दोनों में रिलेशनशिप क्या है। उसके लिए हमने कोई एक पोजीशन वेक्टर पी ले लिया, ये हमारे पास पॉइंट ओ था, यहाँ से आपने एक पोजीशन वेक्टर लिया यहाँ तक, डेट इज़ पी। हमने चूँकि निकालना है एंगुलर, हमने एंगुलर के हिसाब से मूव करना है, तो चूँकि हमने जब एंगुलर के हिसाब से मूव करना है तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करा देते हैं पी को, लेट ये रोटेट करता है थोड़ा सा और पहुँच जाता है क्यू पर। और ये जो रोटेशन में इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, जाहिर है रोटेशन में भी उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करना है, तो लेट ये जो डिस्टेंस था ये डेल एस था। ओके, अब अगर ये डेल एस था तो ये जो ओ था, हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरना है यहाँ से हम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है वेक्टर्स के, अगर आप प्लेन में हो तो। ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, और यहाँ से जब ये मूव करने के बाद यहाँ गया है उसके भी होना इसने परपेंडिकुलर गया। ये जो है एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको कह देते हैं हम, ऑफ रोटेशन। अब लेट यहाँ पर एक पॉइंट एम है यहाँ कहीं करके। अब जब ये आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया है और ये ओ पी है, तो इस ओ का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पी का भी एक एंगल बनता है इसके साथ, और हम क्या देते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो साई है। आप कोई भी एंगल चूज़ करके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट एम है जिससे हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और उसको हम मिला रहे हैं इस पी के साथ।
ये जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है, जब ये परपेंडिकुलर है ओ पे, तो ओ पी एक वेक्टर है, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इसका हर पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो एम से मैंने मिलाया है ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये आपने देखा जी, ये बन गया परपेंडिकुलर, एक ट्रायंगल बन गई है। तो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स का, उसमें ये जो परपेंडिकुलर होते हैं इनकी वैल्यू हमने निकाली होती है। ये होता है आर साइन साई। आर हमने लेट्स सपोज कर लिया कि ये वाला वेक्टर है जो ओ पी से है, इसका मैग्नीट्यूड आर है। तो आर साइन साई, ये हाइपोटेन्यूज है, हमने इसको आर चूज कर लिया। आर साइन साई आपके पास पी एम की वैल्यू हो गई। ठीक है जी। अब ये जो रोटेशन हुई थी पी से क्यू, ये भी किसी एंगल के तहत ही हुई थी। तो यहाँ से जो एंगल ये बन रहा है पी से क्यू वाला, ये वाला एंगल लेट डेल थीटा है। ओके, तो अब हम ज़रा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये जो डेल एस है ये है पी क्यू, डेल एस इज इक्वल टू है पी क्यू। डिस्टेंस है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। डेल एस आपके पास है पी क्यू, पी क्यू आपके पास, आप पी क्यू को लिख सकते हैं पी एम। एल इज इक्वल टू आर थीटा से हम लिखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला। अब इसमें ये वाली वैल्यू आपने लिखी है एल, ये एल है। एल इज इक्वल टू ये आर है और ये आपके पास थीटा है। तो ये वैल्यूज हम लगाएंगे तो ये बनेगा डेल एस इज इक्वल टू आर आपके पास है पी एम और थीटा आपके पास है डेल्टा थीटा। ओके, पी एम हमने कहा था आर साइन साई है, तो डेल एस इज इक्वल टू आर साइन साई पी एम। ओके, आर साइन साई, आर है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा अगर लिख दूं तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 साइन साई। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 की बजाय अगर आप इसको यूं लिखें, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और आर के साथ 1 पड़ा ही हुआ है। और यहाँ पे आपने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे था डेल थीटा, क्योंकि ये तो पी एम की ही वैल्यू हमने लगाई है ना, तो यहाँ आ गया डेल थीटा। अब ये जो आपने बनाया है इसको देखें, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और आपके पास साथ है एंगल बिटवीन आर एंड ई। यूनिट वेक्टर के साथ हमेशा जो एंगल है, हमने यहाँ पर एंगल साई बनाया हुआ है और आर का एंगल साई जो है वो यूनिट वेक्टर, इसमें यहाँ पर आपके पास जो भी आप यूनिट वेक्टर आर के साथ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एंगल साई वाला यूज़ होना है। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन रही है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख दें ई क्रॉस आर। ये बराबर है डेल एस के। आप इसको, क्योंकि अब जो ये चेंजेस है विद इन अ टाइम होती है किसी टाइम में, तो वो जिस टाइम में हुई है हमने उस टाइम को सपोज किया है कि वो टाइम डेल टी था, तो हम इसको दोनों साइड पे डेल टी से डिवाइड कर देते हैं। ई क्रॉस आर डेल थीटा ओवर डेल टी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है बिकॉज आपके पास साइन साई है और साइन साई के साथ कोई यूनिट वेक्टर मौजूद नहीं है। अगर वो यूनिट वेक्टर मौजूद होगा फिर ये प्रोडक्ट आपके पास विदाउट मैग्नीट्यूड आएगा। अगर वहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है इसका मतलब है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का। डेल ये आपके पास बन गया। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने जो है वो इंस्टेंटेनियस निकालना होता है उस टाइम पे जब इतना शॉर्ट इंटरवल के उसमें जो टाइम है वो आपके पास ज़ीरो हो जाए, ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। टाइम आपके पास कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, ज़ीरो को अप्रोच ज़रूर कर सकता है। सो डेल थीटा ओवर डेल टी ई क्रॉस आर। सो ये आपके पास क्या बन गया, डी एस ओवर डी टी। ये आपके पास क्या बन गया, डी थीटा ओवर डी टी। ये आपके पास क्या है, ई क्रॉस आर। ओके, सो अब हमारे पास डेल एस ओवर डी एस ओवर डी टी
ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। ये आपके पास क्या बना है, थीटा डॉट मैग्नीट्यूड है, ई के आर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है हमने और उसका आ रहा है मैग्नीट्यूड। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, जाहिर है हमें पता है मैग्नीट्यूड ही, तो मैं इसको अगर ओपन करके लिखूं, यूँ लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने इसको ई क्रॉस आर लिया, क्योंकि साथ यूनिट वेक्टर आ जाना है। वो यूनिट वेक्टर आपके पास कोई भी हो सकता है। यहाँ हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया हुआ है, तो v आपने यहाँ पे लिया। अब ये है कांस्टेंट वैल्यू डी थीटा ओवर डी टी, आपके पास कांस्टेंट आना है। कांस्टेंट आप अंदर कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। सो अब ये वाली जो वैल्यू है, ये हमने पहले देखा है, ये आपके पास है ओमेगा आर एस। So this is the relationship between linear and angular velocity, that linear velocity is equal to the cross product of angular velocity with position vector. So v is equal to omega cross r, ये आपके पास relationship है between angular and linear velocities. Thank you very much.